नमस्कार दोस्तों। शब्दों के तीखे तीर फिर चलेंगे। राजनीतिक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा फिर टूटेगी। नैतिकता के तकाजे फिर कमजोर होंगे और तंत्र एक बार फिर लोग यानी जनता पर भारी पड़ता नजर आ सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रक्रिया का ऐलान कर दिया है। झारखंड में वोटिंग 2 फेज में 13 नवंबर और 20 नवंबर को होगी, जबकि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को ही एक फेज में ही वोटिंग हो जाएगी। दोनों राज्यों के नतीजे 23 नवंबर को एक साथ आएंगे। 23 नवंबर याद कर लीजिएगा आप भी, यानी 23 नवंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जी नहीं, पूरे इंडिया गठबंधन की राजनीति का अहम दिन साबित होने जा रहा है। महाराष्ट्र का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही कॉरपोरेट के आने वाले इन्वेस्टमेंट को भी तय कर देगा। ये इन्वेस्टमेंट पूंजी का निवेश भर नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक दलों के प्रति रवैये को लेकर भी बदलाव देखने को मिल सकता है। मुंबई में मौजूद तमाम बड़े बिजनेस घरानों के लिए अगर महाराष्ट्र के नतीजे अहम हैं, तो राहुल गांधी के निशाने पर रहने वाले कुछ बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए खनिज संपदा से भरे झारखंड के नतीजे भी अहम साबित होने वाले हैं। दोनों ही राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के ऐलान से पहले ही कई बिसात बिछा दी है, लेकिन झारखंड के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्पेशल दांव भी रखा है। जी हां, स्पेशल दांव। बिल्कुल हरियाणा में ऐन वोटिंग वाले दिन किसानों को कैश ट्रांसफर जैसा। मैं झारखंड में मोदी के उस दांव पर भी बात करूंगा, लेकिन करो या मरो जैसी जंग तो असल में कहां है? महाराष्ट्र में है। इसीलिए पहले बात महाराष्ट्र की ही करते हैं। महाराष्ट्र में ओबीसी वोट बैंक के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कैबिनेट ने महज 5 दिन पहले ही कई योजनाओं की सिफारिश कर दी है। इस बारे में मैंने 4 दिन पहले के अपने वीडियो में भी जिक्र किया था। एक्सक्लूसिव खबर पर 4 दिन पहले का वीडियो जाकर देख लीजिए, उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर का दायरा 8 लाख रुपए सालाना से बढ़ाकर 15 लाख रुपए सालाना करना, 7 नई जाति उपजाति को ओबीसी में शामिल करना, इसके साथ ही एससी एसटी और गरीब मुस्लिम परिवारों के लिए भी योजनाओं का ऐलान। महिलाओं के लिए पहले से लाडली बहना की तर्ज पर आर्थिक मदद की योजना शुरू की जा चुकी है। सत्ता में होने का ये एडवांटेज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में महायुति की सरकार को स्वाभाविक तौर पर मिलेगा ही। ऐसे में असली चुनौती कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार के गठबंधन वाले महाविकास अघाड़ी के सामने है। हरियाणा चुनाव जीतकर एक और जहां नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में अपने सहयोगियों पर भारी साबित होने की कोशिश की है, वहीं राहुल गांधी अपने सहयोगियों के सामने शायद थोड़ा कमजोर नजर आए। चूंकि महाराष्ट्र में पहली बार दोनों ओर से 3-3 पार्टियों का गठबंधन आमने सामने है, ऐसे में जीत या हार का बड़ा दारोमदार सीट शेयरिंग पर भी तय होगा। लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे, उसके मुताबिक तो 13 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी कौन रहा? कांग्रेस पार्टी। बीजेपी को महज 9 सीटें ही मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव के मुद्दे और जनता का मिजाज बिल्कुल अलग होता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और हरियाणा चुनाव के नतीजे भी इसका ताजा सबूत है, जहां बीजेपी और कांग्रेस ने 5-5 सीटें जीती। लोकसभा सीट के मुताबिक कांग्रेस करीब 46 विधानसभा सीट पर आगे दिखाई दी, लेकिन नतीजों में हरियाणा में कांग्रेस को 37 सीटें ही मिली और वो सत्ता से दूर रह गई। ऐसे में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ सीटों के बंटवारे में लोकसभा चुनाव के नतीजों के सहारे ही फॉर्मूला निकलेगा, इसकी उम्मीद रखना कांग्रेस के लिए घातक साबित हो सकता है। इस बात को पार्टी को समझना भी चाहिए। कांग्रेस 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में
110 से 115 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 90 से 95 सीट और शरद पवार की एनसीपी को 80 से 85 सीट देना चाहती है। राहुल गांधी के सामने इंडिया ब्लॉक की कुछ और पार्टियां भी चुनौती बनेंगी। अखिलेश की समाजवादी पार्टी के 2 विधायक और सीपीआईएम के 1 विधायक तो मौजूदा विधानसभा में हैं ही। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी कुछ सीटों पर दावा ठोक सकती है। सीट बंटवारे का यह अंदाजा तो सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की ओर से लगाया जा रहा है। असल खींचतान तो इससे भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि हरियाणा की हार के साथ ही महाराष्ट्र के लोकल मुद्दे ज्यादा अहम होंगे। और इन लोकल मुद्दों में सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी जंग तो असली और नकली की है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों की पार्टियां तोड़ी गई हैं और दोनों ने इस चुनाव में उसका बदला लेने के लिए कमर कस ली है। असली कौन की जंग उद्धव और सीएम एकनाथ शिंदे के बीच है, तो शरद पवार और उनके भतीजे डिप्टी सीएम अजीत पवार के बीच भी है। इस जंग में सिर्फ चुनावी दांव पेच नहीं, इमोशनल तड़का भी है। मराठा क्षत्रप बनने की होड़ भी है और मराठी मानुष के बीच घात और गद्दार साबित करने की लड़ाई भी। इस मामले में महाराष्ट्र के लोग बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। इस इमोशन पर उद्धव और शरद पवार दोनों को बहुत ही ज्यादा भरोसा है। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी का मानना है कि बाला साहब ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों धोखा कर चुके हैं, जिसका जवाब जनता जरूर दे देगी इस विधानसभा चुनाव में। शरद पवार का भी मानना है कि अजीत पवार ने सत्ता के लालच में पार्टी और कार्यकर्ताओं को धोखा दिया है, जनता का विश्वास भी तोड़ा है। इसीलिए लोकसभा चुनाव में भी जनता ने अजीत पवार को सबक सिखा दिया और विधानसभा में भी सबक सिखाकर रहेगी। राज्य के क्षत्रप होने के साथ ही इस इमोशनल पिच पर भी उद्धव और शरद पवार मजबूती के साथ राहुल गांधी के सामने हैं। राहुल गांधी के पास महाराष्ट्र में उद्धव या शरद पवार के कद का कोई भी नेता नहीं है, ये तो सबको मालूम है। जाहिर है हालात सीट बंटवारे पर लंबी खींचतान का इशारा कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी की भूमिका बहुत अहम और संवेदनशील भी हो जाती है। सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में मामला जितनी जल्दी फाइनल होगा, जीत की उम्मीद उतनी ही ज्यादा हो सकती है, उतनी ही ज्यादा बढ़ती दिखाई देगी। क्योंकि राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार तीनों ही नेताओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनका असल मुकाबला एकनाथ शिंदे, अजीत पवार या देवेंद्र फडणवीस से नहीं है। उनका असल मुकाबला किसके साथ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ। मोदी और शाह जिस तरह अजीत पवार को अपने पाले में लेकर आए, वो सारी वजहें, वो सारे तरीके आज भी मौजूद हैं, आज भी। इसी तरह एकनाथ शिंदे का सीएम पद पर तो हर वक्त मोदी शाह के इशारे पर ही टिका है। ऐसे में महायुति में खींचतान ज्यादा होने की आशंका कम ही दिखाई देती है, क्योंकि यहां पर कंट्रोल जिन हाथों में है, उन हाथों के पास तो हर बात का कंट्रोल है। महाविकास अघाड़ी का असल मुकाबला लोकतंत्र के उस तंत्र से भी है जिसे पूरा इंडिया ब्लॉक अक्सर कटघरे में खड़ा करता रहता है। महाराष्ट्र का मोटा मोटा आकलन तो हरियाणा की तरह बीजेपी की महायुति सरकार के विरोध में और महाविकास अघाड़ी के हक में बताया जाता है, लेकिन हैरान करने वाले नतीजे हरियाणा में सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में तो वैसे भी कॉरपोरेट हब है, इसे भला मोदी और शाह की जोड़ी अपने हाथ से कैसे निकल जाने देगी? अभी तो चुनाव तारीखों का ऐलान ही हुआ है। आखिरी ओवर की आखिरी बॉल तक मास्टर स्ट्रोक लगाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर चाल को महाविकास अघाड़ी और खासतौर से राहुल गांधी को समझना होगा, तब जाकर कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीत सकती है। ऐसे ही एक स्पेशल दांव की तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां कर ली है, जहां दूसरा ऐलान हुआ है, जिस राज्य में, मतलब झारखंड में।
झारखंड के लिए पहले ही पीएम मोदी कमर कस चुके हैं। झारखंड की 81 सीटों के लिए 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहली 13 नवंबर को, दूसरी 20 नवंबर को। दूसरे चरण में आदिवासी क्षेत्र की कई ऐसी सीटें हैं जहां पिछली बार बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था। इसमें संथाल परगना की कुछ सीटें और कोल्हान मंडल की कुछ सीटें हैं। संथाल परगना में कुल 18 सीटें और कोल्हान में 14 विधानसभा सीटें हैं। कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन को तो बीजेपी अपनी पार्टी में ले आई है। चंपई सोरेन ने सीएम पद से हटाए जाने के बाद जेएमएम का साथ छोड़ दिया था, याद भी होगा आपको। हालांकि कथित तौर पर जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जब सीएम हेमंत सोरेन को जेल हुई, उस वक्त तो यह तय था कि चंपई को ही कुर्सी मिलेगी, लेकिन परमानेंट कुर्सी नहीं। अब सत्ता का स्वाद एक बार जुबान पर लगते ही सब कुछ कहते भी हैं कि बदल जाता है। हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को रिहा कर दिया और हेमंत सोरेन फिर कहां आ गए? सीएम की कुर्सी पर वापस आ गए। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि चंपई सीएम की कुर्सी से ही नहीं, पार्टी छोड़कर भी चल दिए। आदिवासी नेता के तौर पर अब चंपई बीजेपी की पूंजी हैं। बाबूलाल मरांडी पहले से बीजेपी की पूंजी हैं। चुनाव उन्हीं की अगुवाई में लड़ा जा रहा है झारखंड में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक कुछ और ही हो सकता है, जिसकी तैयारी अपनी स्टाइल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से 3 साल पहले, मतलब 2021 में ही कर ली थी। आदिवासी बहुल झारखंड में बिरसा मुंडा पहले आदिवासी भगवान हैं, जिन्हें धरती आबा कहा जाता है। क्या कहते हैं? धरती आबा। बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को होती है। 2021 में 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस घोषित किया जा चुका है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक इस 15 नवंबर को यानी 20 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान से 4 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष की शुरुआत करेंगे, समझिएगा। और साल भर सरकार देश भर में जनजातियों से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करती रहेगी। हेमंत सोरेन से पहले झारखंड में बीजेपी की ही सरकार थी, लेकिन बिरसा मुंडा की जयंती मनाने का ऐलान उस वक्त नहीं किया गया। बहरहाल इसे आप चुनाव से भी जोड़कर ना भी देखें, तब भी इसका फायदा तो किसको मिलेगा? बीजेपी को ही मिल सकता है। झारखंड के ऐसे दिलचस्प मुकाबले में भी इंडिया ब्लॉक के सामने सीट बंटवारे की चुनौती है। हेमंत सोरेन को जेल भेजने के बाद से आदिवासी वोट बैंक को पूरी तरह अपने हक में करने में जुटे हैं हेमंत सोरेन, और 81 में से 49 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। यानी पूर्ण बहुमत अपने दम पर हेमंत सोरेन चाहते हैं। बाकी बची 32 सीटों में से कांग्रेस, आरजेडी और इंडिया ब्लॉक के बाकी दल। जेएमएम पिछली बार 30 सीटें जीती थीं और कांग्रेस 16 सीटें। पेच यहां पर भी, और बहुत ही बारीकी से राहुल गांधी को झारखंड में भी विपक्ष से पहले अपने साथियों से निपटना है। माहौल झारखंड में भी इंडिया ब्लॉक के खिलाफ नहीं है और महाराष्ट्र में तो इंडिया ब्लॉक मजबूत स्थिति में है। लेकिन सत्ता की जंग से पहले सीट की जंग जीतना होगा। धन्यवाद।